नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज पब्लिक लाइव पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसे युवा गौरव से मिलाने जा रहा है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और अपनी राजनीतिक समझ के बलबूते पूरे प्रदेश में अपनी बहुत अच्छी साख रखते हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या कोई भी किसी भी बड़े पद पर विराज हो। लेकिन सूरज सिंह सोमवंशी ये नाम किसी के लिए नया नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज सिंह सोमवंशी जी की। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पब्लिक लाइव पर। धन्यवाद रवि जी। और मैं पूरे पब्लिक परिवार को जो है बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने इस लाइव सेशन में बुलाया है। धन्यवाद। और मैं आपकी पूरी टीम को जो है तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सूरज जी, चूंकि एक सवाल हम सबके मन में था और हम आपके ही जरिए से जानना चाहेंगे कि आप बताएं पूरे देशवासियों को, ये युवा मोर्चा क्या होता है जिसका गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया है? युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होता जी है। युवा मोर्चा क्या होता है कि भाजपा की एक जो नई जो है न्यू होती है वो युवा मोर्चा ही होता है। युवा मोर्चा से ही होते हुए लोग भाजपा में आते हैं, पहले युवा होते हैं। जब एक एक जो है भाजपा क्या होता है, भाजपा एकदम से परिपक्व जो है संगठन माना जाता है जहाँ पे बड़े लोग होते हैं, हर चीज बहुत जी समझ है। युवा मोर्चा क्या होता है, कभी कभी हमें अगर जो है धरने की जरूरत पड़ती है तो हम अपने पार्टी के खिलाफ भी धरने पे बैठते हैं, जी जी विपक्ष के खिलाफ भी धरने बैठते हैं, लाठी खाने का भी काम करते हैं। और हम हर ऑर्गेनाइजेशन के कहीं भ्रष्टाचार होता है जी तो युवा क्या होता है, युवा का कोई वो नहीं होता सिद्धांत। युवा क्या होता है, अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के प्रति, अपने देश के प्रति हमेशा खड़ा रहता है। तो युवा मोर्चा ही भारतीय जनता पार्टी का ही एक ऐसा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम धीरे धीरे अपनी जो है आने वाली भाजपा की न्यू जो है तैयार करता है। आप जितने भी बड़े नेता हमारे यहाँ पे देखेंगे, जैसे महेंद्र नाथ पांडे जी हो गए, जी दिनेश शर्मा जी हो गए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री स्वतंत्र देव सिंह। जी सभी लोग युवा मोर्चा में अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष के रूप में कहीं नहीं काम किए हुए हैं। जी आज वो जो है भाजपा को, देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नर्सरी है वो युवा मोर्चा है। जी युवा मोर्चा से ही लोग आते हैं। और युवाओं को जो है आज की डेट में क्या है, उत्तर प्रदेश हो या देश, तो भारत देश को युवाओं का देश कहा जाता है। जी युवाओं को जोड़ने के लिए युवा ही सबसे आगे आते हैं। जी अब जैसे हम किसी कॉलेज में जाके हम उनको सेमिनार करते हैं, जो है विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, उनको योजनाओं से जोड़ते हैं। जैसे युवा के लिए स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है, अभी कोचिंगों के लिए अभ्युदय जो है कोचिंग योजना आई है। तो हम कोचिंग जो भी युवाओं से जोड़ने का काम होता है वो युवा मोर्चा करता है, क्योंकि आप देखेंगे युवा ही देश की दिशा और दशा को तय करता है। जी इसलिए युवा मोर्चा ही सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। युवा मोर्चा ही आने वाली भाजपा है। हमारी बैठकों में जो बड़े नेता आते हैं वो कहते हैं कि भाई आने वाली भाजपा आप ही हैं, आप ही को आज 10 साल बाद, 15 साल बाद आप ही लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार और उसको चलाएंगे। जी तो युवा मोर्चा का यही काम है और यही युवा मोर्चा का महत्व भी है। सूरज जी, जी 2022 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। कितना बड़ा चुनौती रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी से भारतीय राजनीतिक जनता पार्टी समीकरण के बनना लिए शुरू हो गया जैसे है। कि कोई भी चुनाव होता है वो चुनौती तो होता ही है, लेकिन आज क्या है कि भारतीय जो है उत्तर प्रदेश तो नेत्र जो है विपक्ष विहीन बन चुका है। अखिलेश यादव जी को लगता है कि ट्विटर पे, फेसबुक एक दुनिया है और वो उसी दुनिया में ट्वीट करके वो जो है जीना चाहते हैं। उनका ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में थोड़ा सा चुनाव एकदम नजदीक आया है तो बीच में वो थोड़ा सा दिखने भी शुरू हो गए हैं। वरना जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में सिर्फ अखिलेश यादव जी ट्वीट करके ही अपनी चीजों को बताएं, हम जो है सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, मैं स्वयं जो है हम सड़क पे थे। हम लोगों को जो है, जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनको राशन की व्यवस्था दे रहे थे, उनको खाना दे रहे थे, उनको जो है बस की सुविधा दे रहे थे। और पहली लहर की भी जब दूसरी लहर आई तो आप देखिए ना, ऑक्सीजन की कितनी बड़ी दिक्कत थी। युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, जितनी भी आवश्यकता थी लोगों के लिए, हम लोग उनके लिए खड़े रहे हैं। बट विपक्ष तो रहा ही नहीं। सबसे मेन विपक्ष था सब जो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्ष हम इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके पूर्व में सरकार उनकी ही रही थी, तो उनका विपक्ष दिखा ही नहीं। और बहन मायावती का तो जो है ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। वो तो जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय ही वो जो है आती हैं और भी उनका जो भी टिकट को लेकर होता है सिस्टम, जो कि अपनी बोली लगाना शुरू करती हैं और वहां पे वो काम करती हैं। तो जो है विपक्ष है ही नहीं। और तीसरी सबसे अहम बात है कि हम अपनी सरकार की इतनी लोकहित जो है योजनाएं हैं जी उनको लेकर हम जाएंगे। जैसे आपको बताते हैं,
अखिलेश यादव जी का एक नारा होता है, अखिलेश यादव जी साहब कभी भी कोई भी बात की है तो अखिलेश यादव सिर्फ एक ही बात करते हैं, एक्सप्रेस वे। हमने जो है लखनऊ से लेकर आगरा, जो है लखनऊ से लेकर आगरा तक का एक्सप्रेस वे बनाया। जब बहन जी की सरकार थी, बहन जी बात करती थी कि हमने नोएडा से लेकर आगरा तक का एक्सप्रेस वे बनाया। ये लोग एक एक एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, हमारी सरकार ने चार चार एक्सप्रेस वे चल रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चल रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चल रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे चल रहा है। हम चार एक्सप्रेस वे बनाए हैं। हमने 10 से ज्यादा एयरपोर्ट का निर्माण किया है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। हमने गरीब लोगों के साथ जो है आपको किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हम जनता के बीच में अपनी योजनाओं के जरिए जा रहे हैं, सबसे पहला विषय। दूसरा ये विषय है कि संगठन, हम भारतीय जनता पार्टी को दो तरीके से करते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, एक सरकार और संगठन। अब मैं संगठन की बात करता हूँ क्योंकि मैं संगठन का नेता हूं, तो मैं संगठन की बात ज्यादा करूंगा। कि पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि एक बार जब सरकार बन जाती है तो नेता या कार्यकर्ता जनता के बीच में नहीं आते हैं, जी। वो 4 साल बाद मुंह नहीं दिखाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती, देश क्या विश्व की इकलौती ऐसी पार्टी है जो सेवा कार्यों के जरिए हमेशा ही जनता के बीच में जाती है। आप देखे होंगे, आप मेरे फेसबुक पे, जो है ट्विटर पे देखते हुए सभी नेताओं को आप देखते होंगे, कभी हम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, कभी हम रक्तदान का काम कर रहे हैं, कभी हम प्लाज्मा दान का काम कर रहे हैं, कभी हम स्वास्थ्य सेवा का शिविर लगा रहे हैं, कभी हम उनको योजनाओं के पत्रक बांट रहे हैं। तो हमारा संगठन लगातार लोगों के बीच में रहता है। तो मैं बीच में एक दो गांवों में गया भी, तो उन्होंने, एक बूढ़ी माँ ने बोली, जरा बउआ तू का करत, तो रोजे चला आवा था, हमसे उब गया कि तू रोज सरकार की एक योजना लेके हमका बतावे चला आता। तो आज की डेट में ये है कि आज कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, नेता को ये नहीं कह सकता है कि आप जनता के बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक सांसद, एक एक मंत्री सदैव जो है लगातार जनता के बीच में है और जनता की बातों को सुनने का कार्य कर रहा है। लेकिन सूरज जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकारें एक दूसरे पर यह आरोप हमेशा लगाती रही हैं, जैसे जो पूर्व सरकार हो जाती है वो कहती कि ये हमारी योजनाएं थी, वर्तमान सरकार इसका फीता काट रही है। अखिलेश यादव जी दावा करते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनका काम था, उसका श्रेय योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं। तो ऐसे ये दावे कितने सच्चे होते हैं, क्या सच्चाई होती है ऐसे दावों में? देखिए, मैं बैठा हूँ, मान सपोज कीजिए मैं एक मंत्री जी। हूँ और मैं यहाँ पे बैठ के मैंने 100 योजनाएं बोल दी कि भाई यहाँ से यहाँ तक हम ये बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। आप जिस योजना को शुरू कीजिए उसको खत्म करने का भी कार्य कीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस में अखिलेश यादव ने एक शिलान्यास किया था और मुश्किल से 15 से 20% जमीनों का अधिग्रहण किया था, और जो उनका बजट था वो इतना ज्यादा था कि हमने उससे जो, जबकि आप ये देखेंगे महंगाई लगातार जो है हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती है, हमने उस बजट में कम से कम 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी की और उससे अलग डिफरेंट रूप में बनाया, और किसी भी तरीके के कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ। किसानों से जमीन अधिग्रहण अपने आप में एक बेहतर, उन्होंने 20% किसानों की जमीन अधिग्रहण कर लिया और कह रहे हैं हमने ये योजना शुरू की थी। योजना करने का मतलब जो योजना का क्रियान्वयन करे वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप ये बताइए ना कि अगर इनकी योजना थी, ठीक है, मैं मान लिया अखिलेश यादव ने शुरुआत की, तो अखिलेश यादव जी अगर ऑलमोस्ट उसको पूरा करके गए होते, थोड़ा बहुत काम रहा होता जो है 2%, 5%, 10%, 20%, तो अभी तक कंप्लीट 4.5 साल में अब जाके वो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कंप्लीट होने के उसमें आया है। तो ऐसा नहीं होता, आप योजना आप शुरू करते हैं तो उसको आप एक फेज तक लेकर जाने, जैसे अब कानपुर मेट्रो की बात हो गई। जी। कानपुर मेट्रो की घोषणा अखिलेश यादव जी ने कर दी, लेकिन कानपुर मेट्रो का एक भी शिलान्यास तो उन्होंने किया नहीं। आज ट्रायल उसका, आज कल या परसों में उसका पहला 7 किलोमीटर का जो है आईआईटी कानपुर से लेकर जो है मोती झील तक का पहला कल ट्रायल हुआ है। तो अभी हम योजना शुरू करेंगे, जब उसका हम जो है लोकार्पण करेंगे जी। तब भी अखिलेश यादव जी ट्वीट करेंगे कि हमने जो है इसकी शुरुआत किया था। शुरुआत का मतलब नहीं होता कि आपने एक प्रपोजल दे दिया। सबसे मेन होता है बजट। बजट हमारी सरकार ने एलोकेट किया, हमारी सरकार में पूरा का पूरा काम हुआ, हम ही उसका जो है अभी आपका शिलान्यास छोड़ जी। तो करें, तो योजना तो हमारी हुई ना। लेकिन सूरज जी, ये तो पहली बार नहीं था कि योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश जी के ऊपर आरोप लगाया हो या फिर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर। चलिए अब आरोपों से बाहर निकलते हैं। क्या 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बना रही उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, कम से कम 350 सीटें का जो है अति स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि विपक्ष एकदम नेतृत्वहीन है, विकल्पहीन है, उनके पास कोई नहीं। तो आप तो ये एकदम, आप 350 का दावा करते हैं, अखिलेश जी 400 प्लस कहते हैं। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में?
अखिलेश जी तो हमें लगता है कोई सस्ता नशा करते हैं तभी वो ऐसी बातें करते हैं। 400 प्लस आप ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, हम पिछली बार 325 सीटें गठबंधन के साथ जीते थे, 304 सीटें हमारी अकेले की थी, तो हम उससे आगे बढ़ेंगे। आप 47 सीट से इतनी सीटें जीतना संभव नहीं है, आप कार्यकर्ता, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। रोज जो है जो बड़े नेता है वो आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, आपके घर में इतने ज्यादा वाद विवाद है। अभी तो पहले आप शिवपाल जी से ही निपट लें, फिर रामगोपाल जी से निपट लें, फिर जी तब तक मुलायम सिंह जी स्वयं में नाराज हो जाएंगे। तो पहले तो आप अपने घर की लड़ाई को खत्म करेंगे, और जब इनके यहाँ चुनाव आता है तो घर की लड़ाई इनके यहाँ का एक इन्होंने सिकुभा बना लिया कि घर की लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी शिवपाल जी अभी नाराज चल रहे हैं, फिर अभी उनको मनाएंगे, फिर मुलायम सिंह जी उनको मनाने जाएंगे, तो उनके पास नेतृत्व ही नहीं है। कहने तो मैं कह दूं 500 सीटें आएंगी, जबकि हमारे 403 सीटें, 404 सीटें टोटल है विधानसभा में, तो कहने से नहीं होता है। हम लगातार उस पर दिशा में काम कर रहे हैं, और हमने बताया कि हमारा हम संगठन और सरकार के कार्यों के जरिए हम जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं, तब हम ये दावे कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि लखनऊ दिल्ली के किसी एसी कमरे में बैठ गए या एसी बस में बैठ के हम ये जो है वो कर रहे हैं, चुनावी घोषणा की बात कर रहे हैं। और आज हमारी पार्टी ये नारा दे रही है कि हम अब की बार 350 का पार, लेकिन हम जो है ये नारा दिए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को हुआ होगा लगभग मुश्किल से जो है 6 महीने, लेकिन हमारी पार्टी के जो संगठन का कार्यकर्ता जी। जो जनता के बीच में था, पिछले 1.5-2 साल से हम लोग लगातार कर रहे थे कि भाई हम लोग 350 के ऊपर ही जाएंगे, 350 के नीचे नहीं आएंगे। सूरज जी, क्या जी 2022 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा, या फिर किसी नए चेहरे पर, या फिर कोई अन्य चेहरे पर विश्वास जताएगी भारतीय जनता पार्टी? मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा ये तय करना मेरा काम नहीं है, लेकिन अभी परसों अमित शाह जी लखनऊ में आए जी थे, और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बोला कि जो है 2024 में अगर मोदी जी को पीएम बनाना है तो योगी आदित्यनाथ को 2022 में सीएम बनाना ही होगा। तो मुझे लगता है अमित शाह जी हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता है, जो है गृह और सहकारिता के मंत्री, अगर उन्होंने जो है पब्लिक मन से ये अनाउंस किया है तो योगी आदित्यनाथ जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आप तो 2022 से मेरा 2024 की तैयारी कर रहे हैं सूरज जी। बिल्कुल, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि जो है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जी जी। जाता है, तो उत्तर प्रदेश जब तक हम मजबूत रहेंगे दिल्ली से हमें कोई हिला नहीं सकता। हमें केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। सूरज जी, आपसे थोड़ा सा राजनीति से इतर एक सवाल है मेरे जहन में। आपने ट्विटर पे ट्वीट किया था शाहरुख खान का, जब लड़का शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान जब जेल से मन्नत पहुंचे, वो ट्वीट के बारे में मैं पूरी जानकारी चाहता हूं आपसे। देखिए, शाहरुख खान का बेटा जो है आर्यन खान दोषी था नहीं था, उसके पास ड्रग्स मिला नहीं, ये कानून का विषय है, ये एनसीबी का विषय है। बट उसके ऊपर आरोप लगे, आरोप में एक चार्जशीट होता है, कोई भी आरोपी होता है तो आरोपी जो है अपने जो है लाल लश्कर इन चीजों से बचना चाहते हैं। आप ये बताइए ना कि आर्यन खान जब जेल से 22 दिन 24 दिन बाद रिहा हुए थे, तो वो ऐसा तो नहीं था देश के लिए कोई जो है मेडल जीते थे, या देश के सेना में किसी जो है लड़ाई को जीत के लेटे थे। आप बताओ, आप एक व्यक्ति जेल से रिहा हो रहा है, आप बहुत से आतिशबाजी कर रहे हो, ढोल नगाड़े बजा रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, तो ये चीज बहुत गलत परंपरा का शुरुआत है और अच्छा भी नहीं लगता है। आप बताओ ना, और मैं सब कुछ करता हूँ, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरता। आप बताओ ना, शाहरुख खान की इमेज थी, लोग उसको अपना आइडल मतलब, आप उसके बेटे हो, आपको ड्रग्स के साथ पकड़ा जा रहा है, ड्रग्स के साथ आपके कनेक्शन शो किए जा रहे हैं, आप जमानत पे रिहा हुए, और जमानत पे भी 16 शर्तें जो है हाई कोर्ट ने दिखाई, 16 शर्तों के साथ आपको जमानत मिली हुई है। लेकिन आप क्या हो, आप उसमें चीजों में चल रहे हो कि हम जो है सेलिब्रिटी की लाइफ है, तो हम ऐसी चीजों को ना, ये भारतीय जनता जो है मतलब ना देश की विचारधारा रही है, ना इस चीजों का कोई भी सपोर्ट करेगा। जो कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग चापलूस हो सकते हैं, वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। बस इस तरीके की न परंपरा होनी चाहिए, न इस परंपरा नई परंपरा की शुरुआत की। अब बात कोई माफिया जो छूट के आए और उसको हम लाओ लश्कर के साथ साथ अगर स्वागत करेंगे तो कैसा लगेगा? तो वो आज की डेट में तो एक अपराधी ही है ना। जब तक उनको जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट जब तक उनको बरी नहीं करती है उस आरोपों से, तब तक वो दोषी रहेंगे। जब तक पुलिस पकड़ी जाती है, तो आरोपियों के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए उनके साथ भी जो है, वो शाहरुख खान का बेटा हो, मेरा बेटा हो, आपका बेटा हो, किसी का बेटा हो, उसके साथ एक ही तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। नवाब मलिक को लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो आए दिन आरोप मरते रहते हैं समीर वानखेड़े को।
देखिए, नवाब मलिक क्या था, अभी वो संजय रावत जी थे एक शिवसेना के, तो शिवसेना के संजय रावत के बीच में जब तक कई घटनाक्रम चल रहे थे, तो लगातार जो है वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधे बोले जा रहे थे। तो आजकल संजय रावत जी जो है चुप हुए हैं, तो उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी उन्होंने नवाब मलिक जी को दे दिया कि नवाब मलिक जी, अब आप कुछ दिन जो है पब्लिक को इंटरटेन करने लगे। तो वो जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए उनको रखा गया। संजय रावत के बयान भी ऐसे होते थे और नवाब मलिक के भी ऐसे बयान होते हैं ट्विटर पे। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप उसको पेश कीजिए ना। और जब भी जो है इनके ऊपर संजय जो है वानखेड़े के ऊपर आरोप लगा, एक बार एनसीबी की इंटरनल जांच हुई और वो किया गया, उसमें वो अभी उनके ऊपर किसी तरह दोषी नहीं पाया गया। वो वानखेड़े जी दोषी है, नहीं दोषी है विषय ही नहीं है। अहम विषय ये है कि आर्यन खान और जो वो मर्चेंट, ये जो दोनों तीनों लोग पकड़े जी गए थे, उनके ऊपर क्या आरोप है। क्या है ये आरोपों को हटाने का एक नया तरीका है कि आप जो है जब किसी के ऊपर जो है आप किसी बड़े सेलिब्रिटी को पकड़ो, दो तीन नेता होते हैं उनसे पैसे लिए रहते हैं, उनके गुड फेवर के होते हैं, उनके जात के होते हैं, उनके धर्म के होते हैं, तो वो नए नए सीखो बस। मैं कह रहा हूँ भाई, वानखेड़े गलत है सही है विषय नहीं है। विषय तो यहाँ पे आर्यन खान का है ना, कि आर्यन खान के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, क्या चार्जशीट लगी है, क्यों, अगर उनके ऊपर गलत आरोप थे तो 22 दिन 24 दिन तक कोर्ट में क्यों रहना पड़ा, हाई कोर्ट से क्यों जमानत पड़ी, इस जी विषय पे चर्चा होनी चाहिए। वो नवाब मलिक चाहते हैं कि मुद्दा ही कन्वर्ट हो जाए। मुद्दा वानखेड़े नहीं है, मुद्दा आर्यन खान है, तो हमें हमेशा मुद्दे पे ही बात करनी होगी। सूरज जी, आपसे एक अंतिम सवाल है। आप हमारे देश के जी। युवाओं को खास संदेश क्या देना चाहेंगे कि वो नशे से कैसे दूर रहें, खास करके ऐसे नशों से जो कि नशा तो कोई भी हो हानिकारक ही है। तो हम चाहते हैं कि आप तो मेरा आपकी अपनी क्या राय है हमारे देश के युवाओं के लिए कि वो नशे से कैसे दूर रहें। मेरा युवाओं से सिर्फ एक ही अपील है जी कि चाहे वो गुटखा खाना हो, पान खाना हो, शराब खाना हो, ड्रग्स को सेवन करना हो, कोकीन हो, चरस हो, सारे नशे ही नुकसानदायक जी जी होते हैं। आप कोई भी, बिल्कुल। और आप जो कहते हैं ना कि मुझे नशा नहीं होता, अगर आपको नशा नहीं होता तो बहुत से लोग मेरे साथ भी जानता हूँ मैं, वो कहते हैं भाई मैंने तो शराब पी लिया, मुझे नशा नहीं होता। तो मैं उनको दो जी चीजें कहता हूँ, भाई जब तुम्हें नशा नहीं हो तो शराब पीते क्यों, पहला विषय। आप जो है धन की भी व्यय कर रहे हो और उसका भी व्यय कर रहे हो। जी तो आपको क्या करना है कि हमेशा अपने आप को योगा पे, मॉर्निंग वॉक पे, पढ़ाई लिखाई पे युवाओं को ध्यान देना है। जी आज की डेट में देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों की संख्या थोड़ी सी कम हुई, इस बात को मैं मानता हूँ। तो आप क्या क्या जो है प्राइवेट में इतने ज्यादा स्वरोजगार और स्वराज आज की डेट में ऑप्शंस ओपन होने शुरू हुए हैं। आप अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जब आप काम में बिजी रहेंगे तो आपका इन सब चीजों के बीच में आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जो 50% लोग नशा ऐसे करते हैं जिनके ऊपर कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आप अपने घर परिवार की, अपने समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपको लगता है कि आप ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, तो जी आप नौकरी का प्रयास कीजिए। नौकरी के प्रयास के बाद आप साथ ही साथ अच्छे रोजगार की कीजिए। अगर आप रोजगार करेंगे तो आपके साथ हमें 5 लोग, 10 लोग, 2 लोग, 4 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि भाई हमारे साथ 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन 10 एम्प्लॉय को हमें जो है टाइम से सैलरी देना जी है, टाइम से अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है। तो आपका ध्यान इन गलत चीजों में जाएगा नहीं। तो अपने आप को व्यस्त रखना, योग करना, ध्यान करना और फालतू के लोगों से बचना। और जो आपको नशे की सलाह दे, भाई एक बार ले लो। जी जो जो क्योंकि होता क्या है, अधिकतम लोग दोस्तों के चक्कर में शुरू करते हैं, भाई एक बार ले लो, मेरे लिए ले लो। जो लोग आपसे ऐसा कहें उनसे आपको हमेशा दूरी बना लेनी है। उनसे कहना है भाई मैं आपको से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आज के बाद मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं। जो लोग नशे की लत लगाए वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो दुश्मन ही होगा, वही आपको नशे की बात सिखाएगा। सूरज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक लाइव आपके बहुत राजनीतिक धन्यवाद आपका भी रवि जी। आपके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सूरज सिंह सोमवंशी जी। पब्लिक लाइव कभी भी किसी भी नशे का समर्थन नहीं करता है और साथ ही पूरे देशवासियों से ये अपील भी करता है कि आप लोग जितना हो सके उतना अपने आप को नशे से दूर रखें। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव, आपका अपना न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।